गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा की थी एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड्स की, तो गणित शिक्षण की विधियों में इंडक्टिव डिडक्टिव हो गया यानी आगमन निगमन विधि हो गया है, एनालिटिक सिंथेटिक यानी विश्लेषण संश्लेषण हो गया है। आज हम चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट मेथड और हुरिस्टिक या फिर प्रयोगशाला विधि पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परियोजना विधि, जिसे प्रोजेक्ट मेथड बोला जाता है। प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता जॉन डीवी के शिष्य सर किलपैट्रिक हैं। इन्होंने परियोजना विधि की खोज की थी। इस विधि में सामान्य रूप से विद्यार्थी केंद्रित विधि माना जा इस विधि को सामान्य रूप से विद्यार्थी केंद्रित विधि माना जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षार्थी अधिक और शिक्षक कम सक्रिय रहता है। शिक्षार्थी को ही अपने सारे वर्क करना पड़ते हैं। शिक्षक का रोल सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन के रूप में होता है या फिर कोई सजेशन के रूप में होता है। बाकी सबके समस्त कार्य शिक्षार्थी को ही करना पड़ते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड को सर किलपैट्रिक ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट इज द होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटीज एंड सोशल वर्क दिस इज प्रोसीड ऑन दिस सोशल इन्वायरमेंट। इसी प्रकार से और साइंटिस्टों ने भी और मनोवैज्ञानिकों ने भी इसको परिभाषित किया है, लेकिन जो किलपैट्रिक जी की परिभाषा है वह ही सफिशिएंट है इस विधि को समझने के लिए। परियोजना के प्रमुख जो सिद्धांत हैं, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, जीवन से सीखना लर्निंग बाय लिविंग, और विद्यार्थियों के सहयोग के द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय कोऑपरेशन। करके सीखना यानी विद्यार्थी को खुद करके सीखना पड़ता है। जीवन से सीखना लर्निंग बाय लिविंग यानी जीवन में क्या कर सकता है बच्चा उससे सीखता है। और विद्यार्थी को सहयोग और सहचर्य द्वारा सीखना लर्निंग बाय कोऑपरेशन एंड एसोसिएशन यानी विद्यार्थी एक दूसरे के कोऑपरेशन के माध्यम से क्या क्या सीख सकते हैं। अब आता है परियोजना के पद, स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। देखिए, स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड में सबसे पहली जो कंडीशन है क्रिएटिंग ऑफ सिचुएशन। पहले बच्चे को किस प्रकार की सिचुएशन हमें क्रिएट करनी है जिससे बच्चा उस परियोजना को आसानी से कर सके। ठीक है ना। अगर बच्चा विज्ञान वर्ग का है तो विज्ञान वर्ग से संबंधित वर्किंग को यानी कंटेंट को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। कला वर्ग का विद्यार्थी है तो कला वर्ग से संबंधित प्रोजेक्ट वर्क को उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। यानी सिचुएशन आप कक्ष में किस प्रकार की क्रिएट कर रहे हैं जिससे बच्चा उससे संबंधित कार्यों को आसानी से कर रहा है। उसके बाद आता है चयन और उद्देश्य, सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। तो सिलेक्शन आप किस प्रकार से कर रहे हैं, जब आपने जो सिचुएशन क्रिएट की उसके बाद बच्चों के सामने किस प्रकार का सिलेक्शन आपने प्रस्तुत किया, कैसे बच्चों को परियोजनाओं से संबंधित कार्य प्रस्तुत किए, यानी किस परियोजना को आपने बच्चे को सिलेक्ट करके दिया। उसके बाद है उसकी प्लानिंग। अगर आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और परियोजना का सिलेक्शन कर दिया, उसके बाद किस प्रकार से आप उसकी प्लानिंग कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। प्लानिंग के बाद आता है लागू करना या कार्यान्वित करना। प्लानिंग के बाद आपने उसको किस प्रकार से कार्यान्वित किया जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। उसके बाद आता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स मूल्यांकन। मूल्यांकन आपने किस प्रकार से उस परियोजना का मूल्यांकन किया और पूरे की पूरी परियोजना को किस प्रकार से आपने संचालित किया, उसका एवोल्यूशन आपने किस प्रकार किया। और लास्ट में आता है रिकॉर्डिंग यानी रिकॉर्ड बनाना। तो कैसे कैसे आप उसका रिकॉर्ड बना रहे हैं, कैसे कैसे आपने प्लानिंग की, कैसे कैसे आपने उसको रिकॉर्ड बनाया
कैसे उसको कंसल्ट किया। तो ये सभी जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्सों से बच्चे को गुजरना होता है इसमें। उसके बाद आता है रोल ऑफ टीचर, कि आखिर शिक्षक का क्या रोल होता है इस परियोजना के कार्य में। तो देखिए, इस परियोजना के कार्य में शिक्षक एक गाइड के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में, एक फिलॉसफर के रूप में कार्य करता है। शिक्षक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि केवल और केवल गाइडलाइन दे सकता है। फ्रेंड के रूप में यानी बच्चों से व्यवहारिक रूप में, यानी कि मित्रवत रूप में उसको बता सकता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चे को डालने की आवश्यकता नहीं होती है, और फिलॉसफर के रूप में कार्य कर सकता है। द टीचर इज द नॉट डायरेक्टर ऑफ द कमांडर बट ए फ्रेंड, गाइड एंड वर्किंग पार्टनर। इसमें ना तो शिक्षक जो है कोई डॉक्टर होता है, ना डायरेक्टर होता है, ना कोई कमांडर होता है। एक केवल गाइड के रूप में होता है, वर्किंग पार्टनर के रूप में है। इसी प्रकार से बच्चे के सामने शिक्षक को कैसे कोऑपरेशन की भावना के माध्यम से काम कराना होता है, इंक्रीज हिज स्टूडेंट्स टू वर्क कलेक्टिवली एंड कोऑपरेटिवली। कैसे बच्चे को कोऑपरेशन की भावना के माध्यम से आप सिखा सकते हैं, ये इसके अंदर आता है। ही आल्सो हेल्प हिज स्टूडेंट्स टू अवॉइड मिस्टेक्स। मीन्स बच्चे की जो सामान्य मिस्टेक्स होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन उन मिस्टेक्स को सजेशन के रूप में बच्चे को बता देना चाहिए। ही मेक्स ए पॉइंट दैट ईच मेंबर बी द ग्रुप कंट्रीब्यूट समथिंग टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उस ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चे उस प्रोजेक्ट को कार्य को कर रहे हैं, उसमें कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन आपने बच्चों को दिया है, कि किन किन बच्चों को किस किस लेवल के कार्य करने हैं। तो ये आता है रोल ऑफ टीचर इन प्रोजेक्ट वर्क। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके सिद्धांत क्या हैं। इसके प्रिंसिपल्स में प्रिंसिपल्स ऑफ पर्पज, यानी कि पर्पज क्या है, यानी कि इसकी किस पर्पज के लिए इसका सिलेक्शन किया गया है। ठीक है ना, कि क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है जिसके लिए आपने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्टेड किया है। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी, किन किन एक्टिविटी के माध्यम से, किन किन क्रियाओं के माध्यम से आपने उस प्रोजेक्ट को पूरा कराया है। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंस, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में बच्चों को किस एक्सपीरियंस, कैसा महसूस हुआ, जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एक्सपीरियंस, देखिए सोशल एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि सामाजिक वातावरण में इस कार्य को करना होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर सामाजिकता को किस प्रकार से निभा सकता है, अर्थात सोशल एक्सपीरियंस बच्चे का किस लेवल का रहा है, जिससे वह उस चीज़ को आसानी से समझ सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी, यानी उस प्रोजेक्ट में कितनी वास्तविकता है, जिस प्रोजेक्ट को वह कार्य में लाया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, उस प्रोजेक्ट कार्य को करने में कितनी फ्रीनेस, यानी कितनी स्वतंत्रता बच्चे में रही है, कितनी स्वतंत्र होकर बच्चे ने उस कार्य को किया है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, यानी कि कितनी उपयोगपूर्ण कार्यप्रणाली उस प्रोजेक्ट वर्क से बच्चे के पास आई है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, कितनी उपयोगी है वह प्रोजेक्ट। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन, यानी कि एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट से कितना कोरिलेशन है, कितना सहसंबंध है, ये प्रिंसिपल्स प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत आता है। कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध, यानी विज्ञान का गणित से कितना कैसा संबंध है, इतिहास का भूगोल से कितना सहसंबंध है, हिंदी का अंग्रेजी से कितना सहसंबंध है। इस प्रकार से एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कितना कोरिलेशन है। तो ये जो प्रिंसिपल्स से प्रोजेक्ट मेथड है, उसके बाद आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। क्या इसकी विशेषताएं हैं। करैक्टरिस्टिक्स में
पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, इसमें रियल लाइफ से संबंधित होता है ना, नेचुरल वर्क होता है, सोशल वर्किंग होती है। तो ये सब के सब जो एक्टिविटीज आती हैं ये इसके प्रोजेक्ट मेथड के करैक्टरिस्टिक्स में आती हैं। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स के बाद इसके आते हैं मेरिट और डीमेरिट्स, यानी कि क्या क्या प्रोजेक्ट मेथड के मेरिट्स होते हैं, क्या प्रोजेक्ट मेथड के डीमेरिट्स होते हैं। इन मेरिट और डीमेरिट्स को आप खुद ही अध्ययन करेंगे, खुद ही इसको लिखेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या मेरिट्स या डीमेरिट्स में लिखने में आती है तो आप एक बार अपनी पुस्तक को पढ़िएगा, पुस्तक में आपका डिटेल में दिया गया है। क्योंकि सभी चीज़ों को अगर मैं बता देता हूँ तो आप कोई भी क्रियाविधि नहीं करेंगे, इसलिए प्रयोजना विधि एक इम्पॉर्टेंट विधि है मैथमेटिक्स शिक्षण में। इसको आप डिटेल में पढ़ के इसके मेरिट, डीमेरिट्स और सजेशंस आप यूज इन प्रोजेक्ट मेथड को यूज करने में किन किन सावधानियों की आप अपनाएंगे, इसको आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका मैथमेटिकल पोर्शन का तो रिवीजन मैं पहले ही करा चुका हूँ। केवल इसी चैप्टर का रिवीजन के लिए बच्चों ने बोला था, इस पहले वाले चैप्टर का, जिसमें से हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स से संबंधित पूरा वर्क हो चुका है ना, और उसके कालों का विभाजन हो चुका है। उसके बाद मेथड्स अब ये हैं, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो लास्ट में जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक चैप्टर का रिवीजन बच्चों को कहा है, तो उसको मैं दोबारा आप लोगों को करा दूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए। नियमित अध्ययन ही सफलता की एक कुंजी है। धन्यवाद।